बहुत अभूतपूर्व तरह का समर्थन यहाँ पे यात्रा को मिला, पार्टी के कार्यकर्ता भी और आम जन साधारण से भी। और मुझे कोई शक नहीं है इस बात में कि ये जो करनाल लोकसभा वाला क्षेत्र जो है, यहाँ कांग्रेस अभी भी पूरी मजबूती के साथ है। अगर हम नेता लोग अपना हिसाब किताब ठीक कर लें तो कार्यकर्ता और लोग जो हैं वो तो पूरी तरह से कांग्रेस यहाँ, जैसे मैंने कहा, बहुत मजबूत स्थिति में है। किस तरफ इशारा करें जी नेता लोग? नहीं, नेता में तो मैं भी हूँ, सारे इंक्लूडेड हैं। किस तरह के हिसाब किताब ठीक कर लें वो विचार? ये समझ लें कि लड़ाई बीजेपी से लड़नी है, आपस में लड़नी है, यही है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। पिछला विधानसभा चुनाव भी अगर बीजेपी को मुख्य टारगेट बना के लड़ गए होते तो तब भी पार हो जाता सारा काम, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ बीच में आ जाते हैं और उसमें गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, यात्रा निकाल किस लिए रहे? पब्लिक को बता रहे हो कि किस लिए यात्रा निकाल रहे हैं? यात्रा सद्भाव यात्रा है जी, भाईचारे के लिए, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के लिए, कौमी एकता के लिए। जो बीजेपी जिसको तार तार करना चाहती है अपनी सिर्फ राजनीति जमाने के लिए हरियाणा में, और राजनीतिक तौर पर उनको कामयाबी मिली भी है। हमारी जो टैगलाइन है वो है कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। तो इस यात्रा के माध्यम से ना सिर्फ हम लोगों में संदेश लेके जा रहे हैं, बल्कि यदि पार्टी को भी इस नाते मजबूती और दे सकें जिससे कांग्रेस का जो गठ है लोगों के साथ वो और सशक्त हो। और क्योंकि एक लंबी लड़ाई है, लंबा संघर्ष है ये, बीजेपी के साथ लड़ाई कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक इवेंट तक या एक चुनाव तक भी सीमित होगी। ये एक लंबी जद्दोजहद है, तो इसको उसी सूरत में इसको देखना होगा। और हमारी तरफ से एक प्रयास है कि पार्टी में और मजबूती आए। हालांकि मेरा तो अभी भी मानना है कि 3 हार भले ही हुई हैं चुनाव में, लेकिन आज भी कांग्रेस सबसे मजबूत राजनीतिक दल है हरियाणा में। जनरल सिंह जी, कुछ कांग्रेस के लोग मानते हैं कि 37 विधायक जिस पार्टी के वो 10 में से 5 लोकसभा सांसद, पार्टी टुकड़ियों में क्यों लड़ रही है? इतनी मजबूत होकर भी कांग्रेस कमज़ोर क्यों नजर आती है? ये कांग्रेस के लोग कहते हैं। मजबूती एक वो होती है जो दिखती है, एक वो होती है जो सही मायने में होती है। ये जो करीब करीब 1/4 विधायकों ने या तो सीधा सीधा दगा किया है या अंदर खाते कुछ किया है, इसको पार्टी को बहुत सीरियसली देखना चाहिए। और सिर्फ इसमें अनुशासन की कार्रवाई जो है वो ठीक है, जो क्रॉस वोटिंग जिन्होंने की है, जिनके नाम आए हैं, उनके ऊपर तो होगी, लेकिन पार्टी को अंदर से ये समीक्षा भी करनी चाहिए कि जिम्मेवारी तो कहीं फिक्स हो ना। जिम्मेवारी असेंबली के चुनाव की आज तक नहीं हुई है, और इसी तरह से अभी राज्यसभा का चुनाव है। अभी तक चर्चा सारी की सारी इस बात पर केंद्रित है कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ और अपने लोगों के साथ दगा किया है उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जिनकी जिम्मेवारी है उनसे भी तो सवाल जवाब होने चाहिए। आप राहुल गांधी जी से मिलते हैं बार बार, तो बताते थे भी ये सिस्टम चल रहा है, आप तो ये कह रहे हैं कि जिम्मेवारी होनी चाहिए। मैं जब मिला था, जब राज्यसभा चुनाव थोड़ी हुआ था, और मैं पार्टी में उस सूरत से नया हूँ कि मैं आते ही लोगों के बारे में ऐसी बातें करने लग जाऊँ कि उनको ये लगे कि ये मुसीबत पैदा करने के लिए एक और आगे खड़ा हो गया। तो इसलिए मैं अपनी बातें थोड़ी सीमित रखता हूँ। अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव में काफ़ी उम्मीदें थी कांग्रेस को, कहाँ चूक कहाँ रही? एक तो बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी करने लग रही है, इस चीज़ को आप गांठ बांध लो, क्योंकि इस चीज़ का जो फुटप्रिंट है वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चुका है। चाहे महाराष्ट्र था, चाहे कर्नाटक था, चाहे हरियाणा था, चाहे उसके बाद बिहार था। और जिस प्रकार से SIR की कार्रवाई हो रही है, एक ऐसा देश जिसके अंदर आबादी तो 140 करोड़ हो रही है, निरंतर बढ़ रही है, और आपकी वोट जो हैं वो हर प्रदेश में ही कटने लग रही हैं। आप कौन सी वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ सकता था यदि आप कुछ स्टेट्स में जहाँ पे लेबर जा रही है वहाँ की वोटर लिस्ट में उफान होता, और जहाँ से वो निकल रहे हैं वहाँ की वोट कट रही होती, मैं समझ लेता। लेकिन इस समय तो अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ डिलीशन हो रहा है। बिहार, UP, तमिलनाडु, आपका महाराष्ट्र, कल को हरियाणा का नंबर भी आएगा। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार की ये कार्रवाई होने लग रही है, क्योंकि वोट का अधिकार मेरा आपका सबका है। उसके लिए यदि ये हमको नागरिकता का सबूत देने पर बाध्य करेंगे तो ये तो भाई लोगों की वोट काटने का तरीका है। वोट का अधिकार बिल्कुल उसी तरह से है कि
एक जायज़ आदमी की वोट नहीं मिस होनी चाहिए, भले ही 2-4 एक्स्ट्रा नाजायज़ की वोट बन जाए। जैसे कानून में कहते हैं ना कि कुछ अपराधी भले ही छूट जाएं लेकिन निर्दोष जो है उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। वोट का भी उसी तरह का है, और ये तो वोट के अधिकार को ऐसे इलेक्शन कमीशन ट्रीट कर रहा है जैसे इसमें कुछ है ही नहीं। आज ही खबर आई है यूपी में संभावित डिलीशंस, यूपी में बंगाल में संभावित डिलीशंस 90 लाख वोट कटेंगी। आप सोच सकते हैं जिस प्रकार का इलेक्शन कमीशन का रवैया है, वो 90 लाख कहाँ काटेंगे। सर, नेताओं को एकजुट करने का फॉर्मूला क्यों नहीं लाती कांग्रेस? आपके पास हो तो आप बता दो। आप कांग्रेस, हम तो पत्रकार हैं, आप कांग्रेस नेता, तो आप में एक का है सब में। नहीं हमने खुद राजनीति कांग्रेस करनी है। आज राजनीति तो आप लोगों ने करनी है, हमने क्या करनी है? हमें राजनीति नहीं करनी। प्रेस वालों की भी, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी राजनीति भी होती है, उसमें सारे आप एक मत होते हो। दूसरी बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि भाईचारे की यात्रा निकाल रहे हैं। जाहिर तौर पर हम ये दिखाएंगे तो नीचे बीजेपी वालों का कमेंट है कि आपका भाईचारा का है, ना तो आपका जिला अध्यक्ष है, ना कोई ग्रामीण का अध्यक्ष है, ना कांग्रेस के दूसरे लोग हैं। लोग करेंगे इस चीज को, तो क्लेम करेंगे। बिल्कुल। राव नरवीर मुख्यमंत्री है, राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री हैं, अनिल विज मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री रामविलास जी को आपने रिटायर करके बिठा दिया है। उसके अलावा आरती राव, वो भी मुख्यमंत्री की रेस में है, उनका भी जिक्र कर लिया करो यार। सर, वो जब मिलते हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे बात होती है। कहाँ होती है? हमको तो नजर आती नहीं। आज भी राव नरवीर सिंह कह रहे हैं मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का याद आता है मेरे को। हमको तो नजर पूरे कभी हरियाणा में आप जा रहे हैं, मुख्य मुद्दे और मुख्य समस्याएं क्या लगती हैं कि जो अछूत है? सरकार लगातार दावा करेगी हर वर्ग के लिए अपना, आपको क्या लगता है धरातल पर अपने अंदर? धरातल पे आप जिस मुद्दे की बात करना चाहो, मैं उदाहरण के साथ उसका जवाब दे सकता हूँ। मुख्यतः लोगों से आप मुख्यतः लोगों से बात करो। ये बेरोज़गारी जो है इतनी घातक स्थिति में पहुंच चुकी है और हम आंखें मूंदे हुए हैं उसके ऊपर। और हमारी प्रदेश की सरकार ने तो एक बढ़िया फार्मूला निकाला है कि अपने बच्चों को ही दोष दो कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें हरियाणा सरकार की नौकरियां मिल सकें। ये मैं नहीं कह रहा, HPSC का चेयरमैन कह रहा है, और उसकी एक बार भी बात को चीफ मिनिस्टर ने काटा नहीं है। इसी प्रदेश के बच्चे इसी साल 1 महीने पहले UPSC के रिज़ल्ट में 42 बच्चे सेलेक्ट होते हैं देश के सबसे मुश्किल इम्तिहान में, लेकिन PGT के 1700 पदों के विरुद्ध HPSC को हरियाणा में सिर्फ 39 बच्चे इस लायक मिले कि उन पदों पर उनको लगाया जा सके। तो आप खुद सोच लीजिए कि रोज़गार ना तो सरकार में देना, प्राइवेट सेक्टर का जो हाल है वो सबके सामने है। ये जो विदेश जाने की जो होड़ लगी हुई है और सारा इसमें करीब सारा गैर कानूनी है, तो ये क्या दिखाता है? एक ऐसी हताशा है कि आपको सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। लोग अपने संसाधन जितने हैं उनके पास, उनको बेच के गैर कानूनी तरीके से विदेश जाने लग रहे हैं। और ये समस्या आपके शहर में है, आपके गांव में है, आप कहीं चले जाइए, हर जगह। पहले ये बाहर जाने का सिलसिला आपको सिर्फ पंजाब के साथ जो सटे हुए इलाके थे उनमें नज़र आता था, आज कितने पूरे हरियाणा में फैल चुका है। जिन्हें जी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और आज किसी ने बताया, किसी ऑथेंटिक सोर्स ने, कि बंगाल की वोटर लिस्ट अभी तक फाइनल नहीं है, जबकि चुनाव में कुछ दिन रह गए हैं। और 5 राज्यों के चुनाव को लेकर क्या जूम कर रहे हैं? 5 राज्यों के चुनाव के बारे में मैं तो उस तरह से क्या बोले, क्योंकि हम उस चुनाव में डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे, लेकिन इतना ज़रूर है कि गैर बीजेपी दल जिनको कहते हैं, मैं अगर उसको इंडिया की संज्ञा दूंगा तो हो सकता है आप में से किसी को आपत्ति होगी, ये इसका हिस्सा नहीं रहा, ये इसका हिस्सा नहीं रहा। लेकिन एक असम को छोड़ के मेरे ख्याल से NDA अलायंस तो कहीं रेस में ही नहीं है। चाहे वो आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए, चाहे आप केरल की बात कर लीजिए, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, असम में सीधा बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। तो बाकी जो नतीजे आएंगे वो देखते हैं। आज के दौर में बात है, कुदरत की मार है, दूसरी तरफ नए नियम किसानों के ऊपर लाए गए, तो आप इस तरीके से देखते हैं आज लगातार जो है? मैं तो देखता इसको इस तरीके से हूँ, वो जो इनके प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने तो गजब का ही लॉजिक दे दिया भाई कि बारिश होने से वेट बढ़ जाता है। वो पता है क्या बता रहे हैं? करप्शन का तरीका जो मंडियों में चलता है कि गेहूँ पे पानी मार के लाओ, गीला करके लाओ ताकि वेट बड़ा मिले। यार ऐसे कृषि मंत्री हैं, वो हमारा शिक्षा मंत्री है, वो अपने आप ही पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो अब इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं? जब कृषि मंत्री कह रहा है उसके साथ तो बारिश बहुत अच्छी हो रही है। आज के टाइम में जिस तरीके से ट्रैक्टरों के नंबर और तमाम जो चीज़ें, ट्रैक्टरों के नंबर, बायोमेट्रिक, 3 लोगों से तस्दीक कराना,
ये सिर्फ ये दिखाता है कि आपको अपने नागरिक पे, अपने किसान के ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मैं 2017-18 में 1 साल के लिए इंग्लैंड गया था पढ़ने के लिए। मेरे बच्चे साथ गए थे। मेरे दोनों बच्चों का जिस स्कूल में एडमिशन हुआ, जब मेरी धर्मपत्नी कागज़ लेके वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये वो जो इंडिया से लेके गए थे, जब उनको दिए, उन्होंने बस एक नज़र मारी, एडमिशन दिया और वो कागज़ वापस दे दिए। तो उसने कहा कागज़ रखोगे नहीं? कहते रखने किस लिए, देख तो लिए। कहते हमारे वहाँ तो सालों साल रखे रहते हैं। कहते जी आप आ गए, आपके कागज़ देख लिए, हमें आप पे भरोसा है, बात ख़त्म। हम अपने सिटीज़न को शक की निगाह से नहीं देखते, हम यहाँ अपने सिटीज़न को शक की निगाह से देखते हैं। आज तक वो जो अंग्रेज़ वाला सिस्टम है, सरकार ही हमारे किसानों को चोर मान रही है। विक्रम जी, आज आप निकल पड़े हैं पीछे मुड़ कर तो नहीं देखेंगे राजनीति में, अपना बता दो आपका करियर की एक बात बताऊँ, एक कोट है राजनीति में आएंगे तो योग्य कहाँ जाएंगे, और योग्य जब पीछे हट जाएंगे तो अयोग्य ही आएंगे। तो बहुत साल बाद मेरे को ऐसा लगा कि एक योग्य व्यक्ति हमें मार्गदर्शन देने के लिए आया है, तो इसीलिए मैंने इनको ज्वाइन करा। अब अगर ये चलेंगे तो मैं भी चलूँगा, नहीं चलेंगे तो वापस, सीधी सी बात है। लेकिन आप इनके साथ ही चलेंगे? बिल्कुल चलूँगा, 100% चलूँगा। आज यात्रा में क्या बाजारों में निकले हैं? क्या व्यापारी से बातचीत हुई? कुछ एक्चुअली पता है क्या है, कल शाम को 5 बजे हमें पता लगा, जो कांग्रेस के शहरी जिला जिन्होंने ड्यूटियां ले रखी थी वो सारे हाथ खड़े कर गए। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने कहा भाई बलबीर शाह के साथ ही चलेंगे, हम देखी जाएगी जो होगा। उनका यही था कि बलबीर शाह से चलोगे तो हम साथ नहीं चलेंगे। ठीक बात, तो कोई बात नहीं। तो मैंने भाई साहब की नॉलेज में डाला, कहते हैं जी 2 आदमी हो चाहे 4 हो, हम चलेंगे ज़रूर। मेरे को एक क्योंकि बाज़ार का जिक्र आया, हम शहर में थे इसलिए बता रहा हूँ। 2 जगह मेरे साथ ये अनुभव हुआ, एक जींद में और एक कुरुक्षेत्र में। आम धारणा ये है शहरी इलाका और उसमें भी बाज़ार बीजेपी के पक्ष के हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम बहुत अच्छे हुए। तो मैंने 1-2 जगह पूछ लिया रुक के, मैंने कहा यार कारण तो बताओ। तो उन्होंने ये कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले 2.5 साल में जो हरियाणा में गत बनी हुई है, ये स्थिति 2004 से पहले भी इतनी बुरी नहीं थी जितनी आज तक है। और करते किसी भी व्यापार के लिए, धंधे के लिए, कारोबारी के लिए, दुकानदार के लिए पहली कंडीशन जो है वो एक शांति का माहौल है, एक क्राइम जहाँ पे कम से कम हो सके, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ कानून व्यवस्था जो है उसको कड़ाई से जिसका पालन किया जाता हो। और वो पिछले क्या उन्होंने खास 2.5 साल का, अब कुरुक्षेत्र है वो हरियाणा के सबसे ज़्यादा शांति प्रिय जिलों में गिनती होती थी। पिछले 1.5 साल में मेरे ख्याल से प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्राइम जो है, सबसे ज़्यादा फिरौती की घटनाएं और ये शूटिंग की वारदात ये कुरुक्षेत्र में होने लग रही हैं, और सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है इसको। इस टाइम बताओ, कल राव नरेंद्र सिंह भी आ रहे हैं और आज श्याम सिंह मंत्री आ रहे हैं, सरकार के आदमी और विपक्ष के आदमी, आप लोग अपने अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। देखो श्याम सिंह जी की तो बता दी बलजिंदर सिंह ने, बताने आए कि हमारे वाले तो कल आएंगे, ठीक है ना। उससे पहले शैलजा जी आई थी परसों ग्राउंडा में। अब जो असली समस्या है वो मैं बताता हूँ आपको। भाई ठगी वग्गी ये जो मंडियों में हुई है, किसने करी है? किसानों ने करी है क्या? आप बताओ, सारे पत्रकार बैठे हो, ये सवाल पूछना सरकार कोई आए, कोई ठगी तो अफसर करेंगे या सत्ता में बैठे हुए लोग करेंगे, और उसकी सजा भुगतेगा किसान। किसान का तो अंगूठा लगवाओगे, उन अफसरों के अंगूठे कहाँ गए? और उन अफसरों की प्रक्रिया को ही मंत्री जी मान्यता दे रहे हैं भी पानी डाल के वजन बढ़ा लो, घाटा पूरा हो जाएगा। जो अनाज, जो जीरी का धान घोटाला हुआ है, इस घोटाले का कभी कोई रिजल्ट नहीं आया। एक घोटाला 2020 में भी हुआ था, 19-20 में, जब मैं एमएलए बने, मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया था। हाँ, इन्होंने पार्लियामेंट में उठाया, वो मुद्दा मैंने उठाया था। बड़े बड़े आदमी, मैं नाम नहीं लेता किसी का, वो मेरे को कहने लगे बोले तेरी मारे से क्या दुश्मनी है। माँ बजे तुम कागजों में नकली जीरी चढ़ा दोगे तो किसान की जीरी 400 रुपये सस्ती बिकेगी।
मैं तो किसान की बात कर रहा हूँ भी उन्होंने जिन्होंने 6 महीने मेहनत करी है, सांपों के सिर पे पैर रख के दिन रात खड़े रहते हैं खेत में, उनका तो टेस्ट आज भी लोगे तुम ट्रैक्टर पे ले आके। अगर मैं जोटे बुग्गी पे ले जाऊँ तो फिर जोटे के सिर में लगाऊँ प्लेट, जोटे का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फिर। तो सरकार जो है पागल हो चुकी है, अपना बदले की भावना से किसान को तंग कर रही है। और मैं तो उस हर आदमी से जो किसान का पैदा किया हुआ अनाज खाता है उनसे कहता हूँ भी अगर उस अन्न की तुम थोड़ी बहुत भी इज्जत करते हो ना, तो इस सरकार से ये पूछ लो भी उन ठगी वालों को पकड़ो। ये तो अपने खेत से काट के ट्राली में लाद के गेट पे बेचने के लिए ले आ रहा है, इसने कहीं पानी नहीं मिलाया उसमें, इसने कहीं कोई ठगी नहीं करी। अच्छा, लेकिन जनता किसके खिलाफ है? अंधभक्ति के चक्कर में वो कहते हैं भी ये जो किसान है ना बड़ी माड़ी कौम है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे, आप चूंकि मजबूत आदमी अपने बयानों से भी और शरीर से भी, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ 2 केस अभी आरोप मुक्त हो गए। AGL केस में उससे पहले मनेसर लैंड डील, 2 केस में भूपेंद्र हुड्डा को बहुत बड़ी राहत मिली। आपको लगता है आप पार्टी पे ध्यान दे पाएंगे? देखो पार्टी की बात नहीं, जो नकली बात है, अभी हम सद्भाव यात्रा में हैं। इस तरह की किसी बात का जवाब देने का टाइम ही नहीं है। सद्भाव बना रहे हैं, सद्भाव कांग्रेस के अंदर भी बनाएंगे, सद्भाव समाज के अंदर भी बनाएंगे और समाज को मजबूत करके, कांग्रेस को मजबूत करके देश को बचाएंगे। जय हिंद।